नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो रिश्तों की, मान अपमान की और अपनेपन की तलाश की बात करती है। ये कहानी है हरिधन की। उसके जीवन में जो उतार चढ़ाव आए वो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, हमारे पास ये जो कहानी है इसका मकसद हरिधन के भावनात्मक सफ़र को समझना है। उसके जीवन में रिश्ते कैसे बदले, उनकी परतें खोलना है। और ये भी कि घर का असल मतलब किसी के लिए क्या हो सकता है। बिल्कुल। और कहानी की शुरुआती बड़ी क्या कहते हैं एक उलझन से होती है। एक आदमी सालों से अपने ससुराल में रह रहा है, लेकिन अचानक उसे वहीं परायापन महसूस होने लगता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो जेठ की दोपहरी है, तपती हुई। हरिधन खेत से लौटा है, गन्ने को पानी देकर। भूखा है बहुत, पर घर के अंदर जाने में हिचक रहा है। हाँ, वो कल की बात के बाद शायद, जो फटकार उसे सुननी ही पड़ी थी। हाँ बिल्कुल। उसके पैर जैसे बंद से गए हैं और कानों में ना सास के वो तीखे शब्द गूंज रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? कुछ ऐसा कि मेरा जी तुमसे भर गया है। हाँ, मेरा जी तुमसे भर गया, मैं तुम्हारी जिंदगी भर का ठिका लिए बैठी हूं क्या, ये शब्द। पर शायद सबसे ज्यादा दुख उसे अपनी पत्नी गुमानी की चुप्पी से हो रहा था। कि वो वहीं खड़ी देखती रही और कुछ बोली नहीं, अपनी माँ को रोक नहीं। हाँ, ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वक्त और खासकर आर्थिक हालात इंसान का मान सम्मान बदल देते हैं। बिल्कुल। कहानी बताती है कि एक समय था जब हरिधन के पास पैसे थे, अपनी जायदाद थी। तब इसी ससुराल में उसका बड़ा आदर था। सास मुंह देखती थी, पत्नी तो जैसे पूजा करती थी, सब आगे पीछे घूमते थे। और अब जब वो एक तरह से दरिद्र हो गया है, उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई, जो शायद इन्हीं लोगों ने धीरे धीरे इस्तेमाल कर ली। हाँ, तो अब उसी घर में उसका तिरस्कार हो रहा है, बेइज्जती हो रही है। ये दिखाता है कि कैसे रिश्ते कई बार जरूरत और उपयोगिता पर टिक जाते हैं, लेन देन जैसे। सही कहा। और ये अपमान सिर्फ ऐसे बड़े झगड़ों में नहीं, छोटी छोटी रोज की बातों में दिखता है। जैसे पत्नी पानी भरने को तो कह रही है, पर खाने को नहीं पूछ रही। वो इंतजार कर रहा है भूखा, कोई बुलाने नहीं आ रहा है। और जब बाद में बुलाया जाता है तो वो देखता है कि उसके साले, उनके बेटे वो सब खाकर उठ रहे हैं। ओह, मतलब उसे अलग थलग कर दिया गया। हाँ बिल्कुल। उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे घर के कुत्ते जैसा बर्ताव हो रहा है, कि सब खा लें, फिर बचा खोचा टुकड़ा डाल दिया जाएगा। और वो सोचता है कि भाई मैं किसी से कम काम तो नहीं करता। जब सब सो रहे होते हैं मैं जानवरों को देखता हूँ, चारा काटता हूँ, शाम को गाय भैंसे धोता हूँ, फिर भी ये बर्ताव। ये तो सीधे सीधे आत्मसम्मान पर चोट है, बहुत गहरी चोट। जब अपने ही लोग आपकी कीमत ना समझें, खासकर वो जीवन साथी जिसके लिए हरिधन को लगता था कि उसने अपना सब कुछ मिट्टी में मिला दिया, तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। बिल्कुल। हाँ। और घर जमाई की स्थिति, वो वैसे भी थोड़ी मुश्किल तो होती ही है। उसमें सामाजिक मनोवैज्ञानिक चुनौतियां होती हैं। संतुलन बनाना आसान नहीं होता। और उस पे पत्नी का वो कहना कि ना खाओगे मेरी बला से, ये तो जैसे ये तो हद ही हो गई, मतलब बिल्कुल ही परवाह नहीं। अच्छा, तो हरिधन को अपनेपन और स्वीकार्यता की इतनी गहरी जरूरत क्यों थी? इसे समझने के लिए शायद उसके अतीत में जाना होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहानी का वो हिस्सा भी बहुत अहम है। उसकी माँ का देहांत तब हुआ जब वो सिर्फ 16 साल का था। शादी हो चुकी थी उसकी, लेकिन माँ के जाने के बाद उसे अचानक दुनिया में अकेलापन, अपनी बेचारगी का एहसास हुआ। कहानी में एक तुलना की गई है, बड़ी अच्छी। पिता के प्यार की तुलना मोहन भोग से की है, मतलब कोई महंगी मिठाई जो कभी कभार मिलती है। हाँ। और माँ के प्यार की तुलना रोटी दाल से, जो रोज चाहिए, जीने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सटीक। पिता का प्यार या बुआ का दुलार, वो सब शायद ऊपरी था। वो माँ की डांट में जो प्यार छुपा होता है ना, उसकी जगह नहीं ले सका। सही बात है। माँ से लड़ झगड़ कर, रूठ कर अपनी बात मनवाने में जो एक हक, एक अपनापन था, हाँ, वो हक वाली बात, वो बाद में मिले बेमतलब के लाड़ प्यार में नहीं था। उसे वो सब मरहम जैसा लगता था जो घाव भर नहीं पा रहा। और फिर घर में सौतेली माँ का आना, जिसे कहानी में नकली माँ कहा गया है। हाँ, वो एक और बड़ा झटका था हरिधन के लिए। उसने तो उस नई माँ से कभी बात तक नहीं की, उसके साये से भी दूर रहता था। और फिर एक दिन बस चुपचाप घर छोड़ दिया, सीधा ससुराल चलाया। यहाँ तक कि जब पिता की मृत्यु की खबर आई, तब भी कहते हैं कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आए। अजीब है ना? बल्कि एक तरह का संतोष हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। शायद पिता से भी वो जुड़ाव महसूस नहीं करता था माँ के जाने के बाद। तो ससुराल आकर हरिधन को लगा जैसे जैसे खोई हुई माँ मिल गई हो। हाँ, शुरुआत में तो यही हुआ। सास ने उसे बहुत प्यार दिया, सिर आंखों पे बिठाया,
कहा कि बेटा ये घर तुम्हारा ही है, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। बिल्कुल। सालियों की चुहल, सालों का वो दोस्ताना मजाक, पत्नी गुमानी का प्यार, उसे लगा बस सब मिल गया, सारी इच्छाएं पूरी हो गईं। सास तो अपने बेटों और बहुओं की शिकायतें भी उसी से करती थीं। हाँ, इससे हरिधन को और पक्का हो गया कि वो उसे बेटों से भी ज्यादा मानती है। ये शायद उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। पर इस अपनेपन की, इस स्नेह की क्या कोई कीमत थी? ये सवाल जरूरी है। क्योंकि अगर हम देखें, पिता की मौत के बाद हरिधन गांव गया था। हाँ। वहां उसने अपने हिस्से की जमीन जायदाद बेची, पैसों की थैली लेकर लौटा और वो सारी रकम उसने सास के पैरों में रख दी। अच्छा। कहानी कहती है कि इसके बाद तो उसका आदर सत्कार और बढ़ गया, दोगुना हो गया। तो मतलब तो सवाल उठता है, क्या ये अपनापन शुरू से ही कहीं ना कहीं लेन देन पर आधारित था? क्या वो सम्मान हरिधन का था या उसके साथ आए पैसों का? ये सोचने वाली बात है। और जैसे जैसे वक्त बीता, शायद ये लेन देन वाला भाव ही ज्यादा हावी हो गया। हरिधन ने तो खुद को पूरी तरह ससुराल के कामों में झोंक दिया था। हाँ, सुबह सबसे पहले उठना, खेतों में मेहनत करना। गांव वाले भी हैरान थे उसकी मेहनत देखकर। कहते थे ऐसा दामाद किस्मत से मिलता है। लेकिन घर के अंदर धीरे धीरे उसका मान घटता गया। हाँ, पहले वो देवता था, फिर घर का आदमी बना, और आखिर में घर का दास, जैसे कोई नौकर हो। इतनी बुरी हालत, खाने तक को मोहताज होने लगा। हाँ, अपमान सहना पड़ा। और उसे दुख इस बात का नहीं था कि घर में कमी है। अगर सब भूखे रहते, वो भी रह लेता। दुख ये था कि घर के दूसरे मर्द तो मजे में हैं, मूंछों पर ताव दे रहे हैं, और उसे ही जैसे दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका है। और इसमें सबसे दुखद बात, जैसा हमने पहले कहा, पत्नी गुमानी का बदल जाना था। हाँ, उसका भी अपने पति के खिलाफ हो जाना, ये शायद सबसे बड़ा झटका था। खा गया हमारी बराबरी करता है। सास कहती कि खाता बहुत है, और गुमानी वो भी उनमें हाँ में हाँ मिलाती। हाँ, कहती निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या है। ओह, मतलब वो भी अपने मायके वालों की तरफ ही थी पूरी तरह। शायद वो सोचती थी भी पति कहीं बाहर से कमा कर लाता तो उसकी अपनी शान बनती। वो समझ ही नहीं पाई कि हालात बदल गए हैं और उसका पति अब उन्हीं के घर का हिस्सा है। उसकी सोच वहीं तक सीमित रह गई। फिर एक दिन आखिरकार हरिधन के सब्र का बांध टूट गया। वो अंदर ही अंदर तो सुलग ही रहा था। तभी उसके दोनों साले आए और बड़े ने आवाज लगाई, भैया उठो, दोपहर हो गई, कब तक सोगे, खेत कौन देखेगा? और हरिधन? वो एकदम से उठ बैठा और उसकी आवाज में बरसों का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ रखा है? अरे, ये तो सालों के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित रहा होगा। हाँ, वो एकदम हक्के बक्के रह गए। जो आदमी कभी ऊंची आवाज में बोलता नहीं था, हमेशा जी हुजूरी करता था, वो आज? उन्हें यकीन ही नहीं होगा, कोई जवाब ही नहीं सूझा होगा। हरिधन ने देखा कि उसकी बात का असर हुआ है, तो उसने एक और चोट की। कहा, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं मैं। छाती फाड़कर काम करूं और फिर भी कुत्ते जैसा बर्ताव सहूं, मुझसे बड़ा गधा कौन होगा? अब तो बात बढ़ गई होगी। हाँ, अब बड़े साले को भी गुस्सा आ गया। बोला, तो तुम्हें किसी ने यहां बांध कर तो नहीं रखा है? ओहो, ये बात तो चुभ गई होगी हरिधन को। हाँ, वो चुप हो गया। फिर साले ने कहा, अगर तुम सोचते हो कि जिंदगी भर मेहमान बने रहोगे और हम तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार करते रहेंगे, तो भाई ये हमसे ना होगा। हरिधन ने फिर हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? साले ने माना कि हाँ, काम तो करते हो। तब हरिधन ने पूछा, तो क्या तुम्हारे घर का यही नियम है कि जो सबसे ज्यादा काम करे उसी को भूखा रखा जाए? इस पर छोटे साले ने कहा कि तुम्हें खाने को बुलाया तो था, तुम खुद ही नहीं आए। तभी अंदर से सांस भी आ गई तेजी से। और उन्होंने क्या कहा? बोली, मैं कितना बुलाकर हार गई, कोई उठे ही नहीं तो मैं क्या करूं? और इस पर हरिधन का सारा गुस्सा, सारा दर्द जैसे फूट पड़ा। हाँ, उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे लड़कों का जूठा खाने के लिए हूं? क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर हट जाओ तो मेरे सामने रूखी रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उसने। और बस यहीं पर सास ने वो बात कह दी जिसने सब कुछ साफ कर दिया, रिश्ते की असलियत सामने रख दी। क्या कहा? उसने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? ये एक वाक्य, हाँ, ये एक वाक्य ही काफी था। इसने साफ कर दिया कि खून का रिश्ता, मतलब बेके, वो हमेशा दामाद से ऊपर रहेंगे, चाहे दामाद ने 10 साल कितनी ही सेवा क्यों ना की हो। बिल्कुल। वो शब्द हरिधन के दिल में भाले की तरह लगे होंगे। 10 साल का समर्पण जैसे एक पल में खाक हो गया। हाँ, इस एक सवाल ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसका सारा गुस्सा, स्वाभिमान सब हवा हो गया। वो बस एक हारे हुए इंसान की तरह वहीं जमीन पर बैठ गया। कितना दुखद है ये। उस रात हरिधन ने खाना नहीं खाया,
सबने खाया, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। सबने मनाया होगा। हाँ, सास ससुर सारे सालियां सबने कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर घर के दरवाजे पर एक फटा सा टाट पड़ा था। उसे उठाया और कुएं की जगत पर जाकर लेट गया। अकेला। हाँ, बिल्कुल अकेला। रात घेराई थी, आसमान में तारे चमक रहे थे। उन्हें देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगा। अपना गांव, अपना घर। हाँ, वो आम का बाग, वो खेलने का मैदान। और फिर उसे अपनी माँ की याद आई, उनकी धुंधली सी छवि, आंखों में ममता लिए हुए। उसे ऐसा लगा जैसे माँ हाथ फैलाए उसे बुला रही हैं, सीने से लगाने आ रही हैं। वो उस ख्याल में इतना डूब गया कि लगा माँ ने सच में उसे गले लगा लिया है, उसके सिर पर हाथ फेर रही हैं। और वो फूट फूट कर रो पड़ा। रोते रोते माँ को उलाहना देने लगा, अम्मा, तुम मुझे इतना भूल गई। देखो तो सही, तुम्हारे बेटे का क्या हाल हो रहा है। कोई पानी को भी नहीं पूछता। कितना अकेलापन महसूस कर रहा होगा वो उस वक्त। तभी गुमानी आई, पर उसकी आवाज में कोई हमदर्दी नहीं थी। रूखेपन से बोली, क्या सो गए हो? चलकर खा क्यों नहीं लेते? कोई कब तक तुम्हारे लिए बैठा रहेगा? अरे, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसे। हरिधन जैसे सपने से जागा और कठोर सच्चाई की जमीन पर आ गिरा। वही कुआं, वही फटाटाट, और सामने पत्नी खड़ी है जिसके चेहरे पर शिकन तक नहीं। उसने उठकर एक दृढ़ निश्चय के साथ कहा, अब मैं इस घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। अच्छा, तुझे मेरे साथ चलना है या यहीं रहना है? ये हरिधन के जीवन का निर्णायक मोड़ था, है ना? बिल्कुल। जहां उसने आखिरकार अपमान की जिंदगी को ठुकराया और अपने आत्मसम्मान को चुना। पहली बार उसने अपने लिए आवाज उठाई, अपना रास्ता चुना। और गुमानी, उसका क्या जवाब था? गुमानी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? फिर बोली, जब तक बताओगे नहीं मैं नहीं जाऊंगी। ये दिखाता है कि वो अभी भी अपने मायके के मोह में, शायद उनकी सुरक्षा में बंधी हैं। हाँ, वो हरिधन के साथ जाने को तैयार नहीं। हाँ, उसका वो अचानक लिया गया फैसला वो उसके लिए शायद बहुत बड़ा था। हरिधन ने कहा, तो ठीक है, मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। और ये बात उनके रिश्ते पर जैसे एक तरह से पूर्ण विराम लग गया। हाँ, हरिधन अकेला ही रात के अंधेरे में अपने गांव की ओर चल पड़ा। अकेला रात में? हाँ, 30 मील का सफर था, पर उसने जैसे उड़कर तय किया, सिर्फ 5 घंटों में। सुबह हो रही थी जब उसे अपने गांव की अमराई, मतलब आम का बाग, नजर आया। उसका मन कैसा हुआ होगा? खुशी से भर गया। पेड़ों को देखकर, मंदिर का वो सुनहरा कलश देखकर वो ऐसे भागा जैसे बचपन लौट आया हो। उसे लगा जैसे माँ बुला रही है। हाँ, बिल्कुल। और उसी आम के बाग में पहुंचकर जहां वो बचपन में खेलता था, वो जमीन पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा, जैसे माँ को अपनी सारी कहानी सुना रहा हो, अपनी दुख भरी कहानी। ये है घर की पुकार, है ना? हाँ। ससुराल का वो माहौल जहाँ प्यार भी शर्तों पर था, अपमान था, वहां से निकलकर अपने गांव की मिट्टी, हवा, बचपन की यादें। हाँ, उसे सुकून मिल रहा था। यहाँ का अपनापन बिना शर्त का था। उसे लगा जैसे माँ की आत्मा यहीं हवा में है, इस जमीन में है। वहां की हवा में जैसे कोई जादू था, उसके दुखी मन को फिर से जिंदा कर दिया। वो पेड़ पे चढ़ गया, बचपन की तरह कच्चे आम तोड़े, खाने लगा, सब भूल गया जैसे। तभी बाग के रखवाले ने आवाज दी, डांटा भी। कौन था वो? वो उसका बचपन का दोस्त निकला, मंगरू। अच्छा। उसने डांटा, गालियां भी दी, पर हरिधन को उस डांट में भी एक अजीब सा अपनापन लगा, आनंद मिला। मंगरू ने पहचाना उसे? हाँ, पहचाना, गले लगाया, फिर समझाया, अरे पगले, ऐसे कोई अपना घर गांव छोड़ता है? चल घर चल। और सौतेली माँ के बारे में क्या कहा? कहा, तेरी नई अम्मा बहुत सीधी है, अब तुम्ही को घर संभालना है, छोटे भाई हैं तेरे। हरिधन झिझका होगा। हाँ, कहा कि मैं मजदूरी कर लूंगा, पर मंगरू ने कहा, नहीं, मालिक बनो, तुम्हारा घर है, उसे संभालो, अम्मा से डरो मत, वो तेरी माँ जैसी ही है। ये वापसी सिर्फ गांव की वापसी नहीं थी, ये उसके अपने वजूद की, अपनी पहचान की वापसी थी। सही कहा। एक दोस्त का सहारा मिला और ये एहसास कि अब वो किसी पर बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारियां उठाने वाला है, घर का मालिक बनने वाला है। इसने उससे नई हिम्मत दी होगी। बिल्कुल। वो अब लाचार घर जमाई नहीं था। जब वो घर पहुंचा, छोटे भाइयों ने शोर मचा दिया, भैया आए, भैया आए। घर के अंदर जाकर कैसा लगा उसे? एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे माँ की गोद में आ गया हो। इतने सालों की ठोकरें खाकर ना उसका अहंकार खत्म हो गया था, बस थकान थी और एक आसरा पाने की इच्छा। और सौतेली माँ, वो कैसी मिली? शाम को जब वो मिली तो हरिधन हैरान रह गया। उन्होंने बड़े प्यार से उसे अपनाया। सच में? हाँ, कहा, बेटा तुम घर आ गए, ये हमारे भाग्य हैं, अब तुम ही इन बच्चों को संभालो। माँ का रिश्ता ना सही, बाप का रिश्ता तो है ही, मुझे बस एक रोटी दे देना, मैं कोने में पड़ी रहूंगी। कितना बड़ा बदलाव।
हरिधन हैरान था। जिस नकली माँ के डर से वो भागा था, आज उसी में उसे अपनी सगी माँ की झलक दिख रही थी। ये सोचने वाली बात है, सौतेली माँ का ये बदला हुआ व्यवहार, क्या ये वक्त का फेर था? या शायद इसलिए कि हरिधन अब एक लाचार रिश्तेदार नहीं, बल्कि घर का मुखिया बनकर लौटा था, एक कमाने वाले बेटे की तरह। ये हो सकता है उसकी स्थिति बदल गई थी। अब वो बोझ नहीं, सहारा बनने आया था, घर का मालिक लौटा था। हाँ, शायद इसलिए नजरिया बदल गया। अगले दिन हरिधन कंधे पर हल रखकर खेत की ओर चला। सालों बाद उसके चेहरे पर असली खुशी थी, आंखों में गर्व था। अब वो किसी पर निर्भर नहीं था। हाँ, वो घर का रक्षक था, पालनहार था। और गुमानी का क्या हुआ? कुछ दिनों बाद खबर मिली कि गुमानी ने दूसरा घर बसा लिया है। हरिधन को दुख हुआ होगा? नहीं, कहानी कहती है उसे दुख नहीं हुआ। उसने अपनी विमाता, जिसे वो अब काकी कहता था, उससे कहा, काकी बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं तो वहां से यही सोचकर चला था कि अब उसका मुंह नहीं देखूंगा। उसे जैसे एक बोझ से मुक्ति मिल गई। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी हरिधन की कहानी, अपनेपन की तलाश में घर से ससुराल और फिर वापस घर। जहां प्यार और सम्मान की उम्मीद थी, वहां अपमान मिला, और जहां से नफरत लेकर भागा था, वहीं शांति मिली, अपनापन मिला, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। तो क्या मतलब निकलता है इस पूरे सफर का? ये कहानी हमें रिश्तों की कई परतें दिखाती है ना? खून के रिश्ते, शादी से बने रिश्ते, प्यार में छुपी शर्तें, और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान का महत्व। हाँ, ये बताती है कि घर सिर्फ दीवारें नहीं है, वो एक एहसास है जहां आपको बिना शर्त अपनाया जाए, आपका सम्मान हो। और हरिधन को असली शांति और सम्मान तभी मिला जब उसने दूसरों से स्वीकृति की आस छोड़ दी। जब उसने ससुराल के उस सशर्त प्यार को ठुकरा दिया और अपनी जड़ों की तरफ लौटकर अपनी जिम्मेदारी खुद उठाई। और शायद विमाता का स्नेह भी उसे इसीलिए मिला क्योंकि अब वो लेने वाला नहीं, बल्कि देने वाला बन गया था, सहारा बन गया था। कहानी तो हरिधन के घर लौटने और शांति पाने पर खत्म होती है, पर एक सवाल मन में रह जाता है। क्या? कि क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? क्या सौतेली माँ का स्नेह हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या जिंदगी की नई चुनौतियां या शायद अतीत की कोई कड़वी याद उसे फिर कभी अकेला महसूस नहीं कराएगी? ये सोचने वाली बात है कि क्या बाहरी परिस्थितियों के बदलने से मिली शांति ही असली शांति है, या मन की शांति कुछ और होती है जो शायद ज्यादा स्थायी हो? ये सवाल कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।